ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे गुलशन जी के साथ, सीधे लौटूंगा यहाँ पर मैं एक बार फिर मीणा जी के पास। मीणा जी, जो गुलशन जी सवाल उठा रहे हैं वो सवाल कहीं ना कहीं उठता जरूर है कि क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं की जाती। आखिर जब आरक्षण की बात की जाती है, साथ में क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं की जाती, जो लाभ ले चुके उन्हें अलग किया जाए। देखिए, मैं ये बताऊं आपको, ये आरक्षण दो तरह का है। SC ST का आरक्षण है, उसका बेसिस है सामाजिक न्याय, और जो OBC का है उसका अलग है। और उसमें भी क्रीमी लेयर की आप बात करते हो, आपका NDA के जो चेयरमैन है शरद यादव जी, उन्होंने 23 दिसंबर 2011 को दिल्ली में बोला और टाइम्स ऑफ इंडिया में 24/12 को आया कि ये क्रीमी लेयर जो है संविधान सम्मत नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट की खोज है, इसको खत्म करना चाहिए। और साथ ही OBC का 27 से ऊपर उठा करके 52% करना चाहिए। सवाल वो भी जायज ये है, सामाजिक न्याय देने के लिए SC ST को दिया गया है। पर उनका सवाल भी जायज है कि एक बार नौकरी में आ गए, एक व्यक्ति से नहीं, ये वर्ग आधारित है। ये लोग गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जाति आधार पे आरक्षण है। ये वर्ग आधारित है। SC को है, ST को है, ये जाति नहीं, ये वर्ग है। OBC को जाति नहीं है। चलिए एक बार आपको रोकूंगा अनिल जी आपके पास आऊंगा। अनिल जी आपके पास आऊंगा। वर्गों इनका कहना है ये वर्ग आधारित आरक्षण है, अगर वर्गों का पिछड़ापन दूर नहीं कर पाए तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को अपने आप पर शर्मसार होना चाहिए 65 साल बाद। देखिए, संविधान में आरक्षण के जो मसले हैं वो अनुच्छेद 14, 15, 16 में लिखे गए हैं कि आरक्षण की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, किसको आरक्षण मिलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आरक्षण पे इस देश का हर नागरिक, हर राजनीतिक पार्टी, हर एक अच्छा आदमी जो पढ़ा लिखा है वो फेवर कर रहा है। आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है। पहला जो डिसीजन आया वो इंदिरा साहनी का आया, उसने कहा फर्स्ट पॉइंट पे आरक्षण को मान्य है। उसके बाद जो भी ये प्रमोशन पे हो रहा है सब खिलाफ है। उसके बाद आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए सब ने इस बात को नकारा है। तो ये राजनीतिक भैंस छिड़ी है पूरे देश में। हर आदमी ये चाहता है कि इन डिसीजंस को देखा जाए, इनको सुना जाए, इनको लागू किया जाए। समाजवादी पार्टी भी उन्हीं डिसीजंस के बेसिस पे ये आम जनता को कहना चाहती है कि जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आरक्षण के नाम पे जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको बंद करें, लोगों के दुख को सुने। एक बार जो आदमी अंदर आ चुका है, नौकरी आरक्षण के बदौलत ले चुका है, उसको बार बार पदोन्नति करोगे तो लोगों में जहर फैलेगा, वैमनस्यता फैलेगी। और जो वातावरण क्या ये कोशिश है ये वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पे कोशिश है। अगर ये फैल चुका है और इसके बहुत दुष्परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। चलिए अनिल जी, एक बार आपको रोकता हुआ पीछे चलूंगा। सवाल भी है और उनके मन में बहुत सारी बातें भी है। जी, जहर तो फैल चुका है और 2 भारत बनने जा रहे हैं आज। एक भारत वो है जो अमीरों का भारत है, जिनके पास में भौतिक सुविधाओं के सारे साधन हैं, साधन संपन्न है वो लोग। और एक भारत वो है जो गरीबों का भारत है, जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया कि आखिर जब आरक्षण की बात की जाए तो फिर क्यों नहीं आर्थिक आधार पे की जाए, सारे आधारों को खत्म किया जाए। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये जो जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण और पेश करता हूँ। मैं आपका उदाहरण नहीं बल्कि मैं तो आपकी बात से सवाल ले रहा हूँ और उस सवाल के साथ एक बार मैं मीणा साहब के पास आ रहा हूँ। मीणा साहब, एक सवाल ले रहा हूँ मैं इसमें से। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर हम हर बात करते हैं। आपने वर्ग आरक्षण की बात की, जातीय आरक्षण की बात यहाँ पर आ रही है, क्यों नहीं पूरी तरह हम आर्थिक को आधार मानते? देखिए, SC ST का जो रिजर्वेशन है उसका आर्थिक आधार है ही नहीं, और हमारे इस देश में आर्थिक आधार से इज्जत नहीं है, जाति के आधार से ही इज्जत है। एक पास में अगर करोड़ रुपए भी हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है आज भी। आप ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं? समाज की संरचना हिंदुस्तान की जो है, और आप भेदभाव करते हैं लोगों से। भेदभाव करने से 47 में देश के टुकड़े हो गए 3। आप आगे कितना करना चाहते हो? इस बात को देखो, देश को एक रखना है तो सबको आगे लेना पड़ेगा। लेकिन आप अपने स्वार्थ को मत देखो। पर मीणा जी, उन लोगों को लगता है कि ये इस विषय से शायद देश बटेगा। हम आपके पास आएंगे, लेकिन पीछे चल रहे कुछ सवाल भी है, पीछे हम चल रहे हैं। आपके पास लौटूंगा मीणा जी, मैं पीछे से कुछ कहना चाह रहे हैं। मान्यवर, ये देश का मसला है और सड़क पे नहीं आना चाहिए। हम 2500 साल की गुलामी भोग चुके हैं इन बुद्धिजीवियों के भरोसे।
तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको ज्ञान नहीं है कि झोंपड़ी में रहने वाले की हालत क्या है, पहाड़ पे रहने, जंगल में रहने वाले की हालत क्या है। और 2.5 गुलाम, अगर देश गुलाम रहा तो इन दलित पिछड़ों की वजह से रहा या किसकी वजह से रहा, ये आंकलन करना पड़ेगा। हम बार बार संविधान की दवाई देते हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश ने साफ कहा है कि हमारे देवता कहाँ निवास करते हैं, भगवान कहाँ निवास करता है, भारत के संविधान में निवास करता है। हमने संविधान की आग लगाने की सोची है। 3 व्यवस्था है भारत में, सेवा, पद और प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 16 में 330 और 32 में सेवा और प्रतिनिधित्व और पदों में आरक्षण किया है। आज तक एक भी पद पे जो निर्णय करते हैं उस पे SC ST के, क्या OBC तक के 90% आदमियों में से एक भी कायम नहीं कर सके। ये देश के ठेकेदार बनते हैं। देश का ठेकेदार क्या? मजदूर और किसान है, जिसको आज तक कोई सड़क पे पूछता नहीं है। राष्ट्र के निर्माता वो है और व्यवस्था करने वाले लोग देश को किस गर्त में पहुंचा दिया है। देश की आजादी किसने करवाई? जब अंग्रेज यहाँ आए उस समय तो 663 देश थे, भारत का था, भारत उपमहाद्वीप था। ये उन किसानों और मजदूरों की देन है, उन्होंने अंग्रेजों को छोड़ने बिल्कुल। मैं आपकी बात जो है, एक बार यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर राजपाल जी, एक सवाल तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि किसान और मजदूर, हम किसान वर्ग की बात नहीं करते, मजदूर वर्ग की बात नहीं करते। आरक्षण की बात होते ही हम जाति के आधार पर सिमट के रह जाते हैं। पूर्व वक्ता सारी चीज बता चुके हैं। ये जातिगत आरक्षण नहीं है, ये वर्ग का है। हमारे SC ST वर्ग, राजस्थान की बात है, 24 जातियां तो ST वर्ग में है, कम 52 से 54 जातियां SC वर्ग के अंदर है। ये सारी जातियां मिलकर के वर्ग बनाया गया है कि भाई ये पिछड़े लोगों का एक वर्ग है, इसको किस तरह डेवलप किया जाए। आज देश स्वतंत्र हुए 65। आपको क्या लगता है कि आखिर तकलीफ क्यों हो रही है? जब पदोन्नति में आरक्षण की बात है तो इनको तकलीफ क्यों? आप कहते हैं कि भाई पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, नीचे के पद खाली नहीं होंगे, तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा? जब ये लोग ऊपर वाले पदों पर, सब पदों पर ये बैठना चाहते हैं, अपना राज चलाना चाहते हैं, तो इस तरह सीनियोरिटी पहले मेरिट हुआ करती। दर्द क्या है? मेरिट हुआ करती थी। मेरिट के आधार पर ये लोग अपने मेरिट के आधार पर अपने चहते लोगों के साथ में ये अपडेट करते रहते थे और उन पदों पे HOD जो जितने पद पे ये लोग राज करते थे। आज भी आप देखोगे कि जितने भी सेक्रेटरीज जो लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर, या जितने पद यहाँ पर स्वीकृत है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में टोटल जो स्वीकृत पद है आपके सचिव के, वो 149 है। उसमें मात्र 0 पद है हमारे SC के और केवल 2 से 7 पद है अपने 5-4 पद है ST के। आपके एडिशनल सेक्रेटरी है 108 पर स्वीकृत है, इसमें 2 SC के लगे हुए हैं, 2 ST के लगे हुए हैं। आपके जॉइंट सेक्रेटरी 477 में। चलिए आंकड़ों, राजपाल जी निवेदन सुन ले सर आप। इसके बाद डायरेक्टर 5 में 17 और 7, मात्र 2%, 0.9%, 3%, 2%। आज आरक्षण में 12% और 16%। इन पदों पर आज की तारीख में 65 साल बाद पर सवाल ये है कि जब आरक्षण व्यवस्था के तहत हम एक व्यवस्था में जा रहे हैं, किसी नौकरी में जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो व्यवस्था अगर कोई भी किसी माध्यम से बढ़ रहा है, तो अब पदोन्नति में आरक्षण का क्या मसला आ गया? यहाँ पर अगर पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखो, ये है सिर्फ वो कुछ % लोग लाभ नहीं लेंगे इसका जो पहले से मौजूद है। आपके आज 65 साल बाद भी मैं आपसे यही बता रहा था कि जब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं था, ये लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। आपके माननीय न्यायालय ने सबने कहा कि जब तक इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, या इनका सामाजिक प्रश्न दूर नहीं हो, या इनकी किसी तरह की दक्षता में कोई प्रभाव नहीं हो, उन तीनों आज भी की तारीख में पूरे जितने भी पद है HODs के, उनमें हमारे SC ST का आज भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए आपको एक बार रोकूंगा, गुलशन जी के पास आऊंगा। गुलशन जी, उनका कहना है कि जब सब आप बैठे हैं और जब हम आने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये तकलीफ शुरू हो रही है। ऐसी बात नहीं है सर, ये आंकड़े इन्होंने सिर्फ सेक्रेटरी लेवल में बताया, ये गलत है। आप यहाँ PWD में चले जाइए, 8 पद है चीफ इंजीनियर के, 6 SC ST के, तो 80% हो गया ना। आप मेरी बात मतलब इस वक्त बाकी जगह आप चले जाइए, ये जो ये आंकड़े बता रहे हैं दूसरे, और बाकी मैं जो बात पहले बोल रहा था कि मठाधीश लोग तो IAS के बेटे जो मीणा है या जो भी वो ही बने जा रहे हैं। मैं इधर गया था वाल्मीकि समाज में, यहाँ पे एक वार्ड कैंप किया था, वो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारे पे तक नंबर ही नहीं आता। वो इतने मैं जा गया हूँ, कई कैंपों में जा गया हूँ, संकल्प पत्र भरवाने गया था, वो सारे मुझे कहते हैं कि आप हमारी आवाज उठाओ। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस वाले हैं, तो ये चीजें ये लोग उनको जाके कन्विंस तो करें अच्छी तरह कि आप हम क्या ऐसा नहीं लगता वो मीणा जी कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार कर रहे हैं? ये ऐसा हुआ, उनके किसी दूसरे गुट ने, जब हम लोग यहाँ कैंप करने गए, उस कैंप में लोग कौन थे? उन्हीं के लोग तो थे, उन्होंने हमको बुलाया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी चहेते को, घुमंतू वालों किसी को बुला के ये बोल दिया दुष्प्रचार कर रहे हैं।
वो आज भी हमारे पास आते हैं। हम लोग अभी रुक के इस वजह से कि एक बार पहले फैसला हो लेना। चलिए आपको एक बार अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ। स्थिति जो देख रही है, हर वर्ग का आदमी हमारे अंदर बैठा है और एक मन के अंदर जो पीड़ा है, जो टीस है, ये भर चुकी है। क्या नहीं लगता कि ये विषय जब ऑन होगा, जब हमने 1989 में मंडल का विषय जब आया था, देश में पूरे में एक हमने देखा था जो हालात हुई थी, देश 2 भागों में बंट गया था, अभी भी क्या वो स्थितियां पैदा नहीं होंगी? कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं कर रही कि कुल मिलाकर बांट दो एक बार समाज को? नहीं, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी राज करेगी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि वर्ग संघर्ष हो। आपने अभी घुमंतु जातियों का मुद्दा उठाया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी भारत में ऐसी जातियां हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। आप गाड़ियां लुहार हैं उनकी बात करिए, व्यापारी हैं उनकी बात करिए। अभी आपने देखा कि राजस्थान में एसबीसी के नाम पर भी संघर्ष चल रहा है, गुर्जर भी आरक्षण मांग रहे हैं। तो ये व्यवस्था किसी पार्टी की पैदा की हुई व्यवस्था नहीं है, समाज से अपने आप स्वतः बनी व्यवस्था है। अब समस्या ये है कि इन सारी समस्याओं का समग्र रूप में समाधान कैसे निकले। अब समाधान का रास्ता तो सिर्फ संविधान और कानून के माध्यम से ही हो सकता है। अगर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, बहस करेंगे तो इसका नतीजा नहीं निकलेगा। इसका नतीजा तो तभी निकलेगा कि जिनको हमने चुन के भेजा है, जिन्हें हमने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, उनके विवेक पर छोड़ा जाए। उनके विवेक पर छोड़ा जाए, लेकिन सवाल दूसरा उठता है सुरेश जी, उनके विवेक पर छोड़ा जाए। चुने जाते हैं तो जातीय आधार पर चुने जाते हैं। इस हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ी त्रासदी है, हम चुने जाते हैं जातीय आधार पर, हम प्रतिनिधित्व करते हैं जातियों का, लेकिन जब ऐसे विषय आते हैं तो हम कहीं ना कहीं जातियों के साथ नहीं, फिर हम राजनीतिक दलों के या जातियों के, हमको चुनाव करना होता है तो हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जाति के आधार पर राजनीति होती है और राजनीतिक पार्टियां हर बार ये कहती है कि साहब जाति के आधार पर राजनीति नहीं, हम लोग नहीं कर रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि साहब प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात साथ में कह दी कि ओबीसी को सम्मिलित कर लो तो हम तैयार हो जाएंगे। तो हर जगह जाति की बात, राजनीति की बात साथ चल रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 99 में प्रमोशन रिजर्वेशन के मामले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को बीजेपी ने नहीं माना। इस कारण मजबूरी में आप तो दोनों नेता हैं, आप तो जातीय नेता भी हैं और आप राजनीतिक नेता भी हैं। देखो, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। सोशली रूप से न्याय होना चाहिए। जिस जाति बिरादरी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए था, मिल गया। उसके बाद प्रमोशन रिजर्वेशन उसके लिए भी लाभदायक नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। चलिए कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं सुझावों पर। आरक्षण में पदोन्नत जो करने की बात है वो अवैधानिक नहीं है, क्योंकि 50 में हमने कमिटमेंट किया कि वर्गीय आधार पर इनको हिस्सेदारी देंगे। आज तक उनको हिस्सेदारी नहीं दी और ये हिस्सेदारी खाने वाले अब छीनी जा रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। पद रिक्त रखे गए हैं, उन रिक्त को भरेंगे कैसे? ये फंडामेंटल राइट की बात है, ये पक्षपात की, अयोग्य आदमियों की बात नहीं है। जी, इधर से कहना चाह रहे हैं। संविधान में यह सुविधा है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। जब कोई भी कर्मचारी राज्य सेवा में आ जाता है तो वो दूसरे कर्मचारी के बराबर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में किसी जूनियर कर्मचारी को पदोन्नति देकर सीनियर कर्मचारी का अपमान किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वास्तव में ये संविधान का जो है वो अपमान है, क्योंकि एक जूनियर कर्मचारी सीनियर कर्मचारी का बहुत बड़ा सुझाव है, इसकी जो है ये व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए, इनका सुझाव है। राजपाल जी, मेरा ये है कि जब तक न्यायपालिका के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिस प्रकार कार्यपालिका के अंदर हमारे SC ST के लोग बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, उसी प्रकार न्यायपालिका के अंदर भी SC ST OBC का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही जो नियम कानून जो बने हुए हैं वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व जब तक नहीं हो, जब तक एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए SC ST रिजर्वेशन का, जिससे कि सबको इसको लागू करना पड़े, जिस तरह की किसी तरह कोई वैमनस्यता पैदा नहीं हो। वैमनस्यता पैदा नहीं हो, इनका सुझाव है। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा अंत में कि ये मुल्क की मिट्टी है, इसका कोई मोल नहीं। जो मोल करते हैं वो हिसाब क्या देंगे। चलिए, इन्होंने शेर के रूप में अपना सुझाव दिया है। सीधे आएंगे निमिषा जी के पास। निमिषा जी, ये बिल जो है इसी सत्र में पास हो जाना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल पुरजोर से लागू होना चाहिए। चलिए सीधे आऊंगा इधर निमिषा जी के पास। मैं ये कहूंगी, वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर हमें
सिर्फ प्रशासन की दक्षता और कुशलता को मद्देनजर रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण को नहीं होने देना चाहिए। चलिए सीधे